हुकूमतें खत्म कर दो, असेंबलियां फारिग कर दो। 48 घंटे सिर्फ 2 दिन मैं उसका अल्टीमेटम दे रहा हूं। ये कफन मैंने अपने लिए खरीदा है, अपने लिए खरीदा है। अब 2 ही इम्कान है, या इसमें मैं पहनूंगा या नवाज शरीफ साहब आपका इख्तिदार पहनेगा। आजाद इनकलाब मार्च हो या आजादी मार्च, जुल्म के खात्मे, हुकूमत के खात्मे और निजाम बदलने तक कोई वापस नहीं आए। हाथ उठाकर कहें, कोई वापस नहीं आएगा। जो वापस आए उसे भी शहीद कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। जो अल्फाज थोड़ी देर पहले नाज़रीन आज आपने सुने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की ज़ुबान से, वो या उससे कुछ मिलते जुलते अल्फाज हमने आज फिर सुने हैं डॉक्टर साहब की पाकिस्तान आमद के बाद, जब उन्होंने लाहौर में अपना जलसा किया, कारकुनान से खिताब किया। नाज़रीन, बड़ी अहम बातें आज के अपने जलसे में वो कह गए। कुछ अल्टीमेटम्स भी थे, कुछ नसीहतें भी थी और कुछ उनके मुस्तकबिल के इरादों की झलक भी उस पर नजर आ रही थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल का दिन बहुत अहम है। कल का दिन नवाज शरीफ साहब, अब तक का जो शेड्यूल सामने आया है कि सुबह 10 बजे अपने सफर का आगाज करेंगे। घर वापसी का ये सफर है जिसको वो ये कह रहे हैं कि हम तो घर वापस आ रहे हैं। अगर किसी का जी जल रहा है, किसी पर कपकपी तारी है, तो फिर इसका हम क्या करें। हम मियां साहब का कल का सफर और ताहिरुल कादरी का आज का बयान, इसको एक साथ मिलाकर देखें तो कई चीजें वाज़ेह होती हैं। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त जनाब सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। साथ ही साथ हमें डिफेंस एनालिस्ट, सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब जनरल अमजद शुएब साहब ने ज्वाइन किया। जनरल साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाक और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह, उनके सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वार्म वेलकम टू द शो। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शहला रजा साहिबा ने। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले सर कि मैं आगे बढ़ूं, और ये मेरा पहला सवाल होगा जनरल साहब आपसे, जनरल क़य्यूम साहब से। सर चूंकि आज 2 जर्नल हैं तो मुझे नामों के साथ वाज़े करना पड़ेगा। ताहिरुल कादरी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मैं आपको नाज़रीन एक दफ़ा सुनाना चाहता हूं। सर आप भी सुन लीजिए, पर वाज़े हो जाएगा कि एक पैगाम दिया है जनरल साहब ने। वो पैगाम किसके लिए था और क्यों था, ये जरा सुन लीजिए। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं जीटी रोड के रास्ते, उनका पुरअमन तरीके से इस्तेकबाल करें। पुरअमन तरीके से बैठ सकते हैं उनके इस्तेकबाल के लिए, 14 लाशों का तोहफा देने के लिए, शाबाश देने के लिए कि माँ दे पुत्रा बड़ा बड़ा काम करते आए हैं, तुम बेईमानी और बददियानती का सर्टिफिकेट लेते आए हैं। बददियानती का सर्टिफिकेट मुबारक हो। सारे खानदान के मुंह काले कर दिए। अगर अमन और कानून का रास्ता छोड़ते और आपसे बराह रास्त बदला लेने का सोचते तो वक्त के फिरौनों आपके जिस्मों की बोटी बोटी करवा देते हैं। जी हाँ जनरल साहब, आप तो सर वापस आ रहे हैं अपने घर, और नाअहली के फैसले के बाद मियां साहब का ये प्रॉपर पहला अवामी इंटरेक्शन होगा। लेकिन ये कहते हैं हम 14 लाशों का तोहफा लेकर जीटी रोड पे खड़े होंगे, मौजूद होंगे आपके इस्तकबाल के लिए। तो सर ये तो सीधी सीधी कन्फ्रंटेशन की तरफ बात जा रही है, हालात तो खराब होंगे सर इससे। देखिए, बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में 2 जनरल ही नहीं हैं। गंडापुर भी हमारे जनरल हैं और शहला रजा का भी वो मर्दे मुजाहिदा हैं, बहुत कम। तो मेरा ख्याल ये है नहीं, उनका भी हमेशा मैं सिविलियन हूँ। कोई बात नहीं, हमने कर्नल इमाम फखर इमाम नाम गलिबन नाम था उनका, कर्नल आबदा हुसैन के वालिद का। आप उनकी तरह कर्नल जो है वो नहीं, मैडम का अपना कंडक्ट आउटस्टैंडिंग है, मैं हमेशा कहता हूँ। देखिए, बात यह है कि अभी जो कुछ कादी साहब कह रहे थे, मैं उस पर कोई ऐसी रिस्पांस नहीं देना चाहता। मैं तो फील करता हूँ, मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, मेरे सोच पाकिस्तान की सोच है। मैं कहता हूँ कि कदूरतों, नफरतों, हकारतों को उस हद तक खुदा के लिए ना ले जाएं
कि बोटी बोटी करनी है या करनी है। आपकी अदालतें कायम हैं, वो फैसले दे रही हैं, पार्लियामेंट आपकी मौजूद है, अवाम आपके अवेयर हैं कि क्या हो रहा है, मीडिया आपका आज़ाद है, आप एहतसाब कर सकते हैं हर बंदे का। आप ये लाशों की और कफनों की बातें करके और बिलो दी बेल्ट एक दूसरे को हिट करके, कोई भी लीडर हो, मेरे ख्याल में वो हमारी जमात के अंदर हो या जमात से बाहर हो, मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें अपना मज़हब भी नहीं सिखाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि किसी पे खुश हो या नाराज़ हो, आप इंसाफ करें, नंबर 1। नंबर 2, म्याना रवि रखें अपने खाने पीने में, अपनी गुफ्तगू के अंदर भी म्याना रफ़ीक रखें। लोगों को आप उकसाएंगे कि उठ के खड़े हो जाएं, तलवारें उठाएं, बोटी बोटी करें, तो ये कभी भी कफा नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि आपसे जो कटे उससे जुड़ो, आपसे जो ज्यादती करे उसे माफ़ करो, और आपको जो महरूम करे उसको दो। ये है हमारे मज़हब की फ़िलासफ़ी, जिसके बहुत बड़े लीडर हैं हमारे ताहिर कादरी साहब, और इनकी किताबें भी मैं पढ़ता रहूँ, इनके कई मैं उनको फंक्शंस को भी अटेंड करता रहूँ। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये जो इंतहा पसंदी की ज़बान है ये ठीक नहीं है। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कोर्ट का एक डिसीजन आया है, उन्होंने मनवान उसको तस्लीम किया है और उन्होंने अपनी कुर्सी जो थी प्राइम मिनिस्टर की वो छोड़ दी है। अभी इसके बाद उनके ऊपर केसेस हैं जिनका फैसला नहीं हुआ। ये केस था 62 के हवाले से और उसके ऊपर वो चले गए। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी पॉइंट में क्लैरिटी आप ये देना चाह रहे हैं सर कि ताहिर कादरी साहब इंतहा पसंदी पर उकसा रहे हैं लोगों को, जो कि मैं कहना चाहता हूँ किसी भी लीडर, किसी भी मैं ताहिर कादरी साहब चले, मैं जब आपके पास वापस आऊंगा बाकी मेहमानों से, लीडर तो मैं आपको ये सवाल रखूंगा, म्याना रवि, बिल्कुल इंसाफ पसंदी, मैं आप पर ये सवाल रखूंगा सर के साथ, आप दुश्मन आपका ये चाह रहा है कि आपके अंदर कुछ सिविल वार हो जाए। बाकी भी हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। गंडापुर साहब, सर वो म्याना रवि और इंसाफ की बात कर रहे हैं जनरल साहब, और अब आपको मुझे क्लियर करने की जरूरत तो नहीं है, यही सही सामने आ रही है, कफन वाली बात हो पहले की या आज वाली बात हो, मियां साहब का 14 लाशों से इस्तकबाल करने की, आप तो तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मेरे सीनियर साथी हैं और मेरी इनके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है जी कि पाकिस्तान जिसको मुमलिकत खुदादाद भी हम कहते हैं, वहाँ 14 लाशें गिरी, 100 लोगों को गोलियां लगी, वीडियो के ऊपर एविडेंस मौजूद है, एक सिपाही भी जेल में नहीं है। मैं तो बड़ा सिंपल जैसा सादा और अनपढ़ पठान हूं जी। ये जो रोज आए दिन सेशन कोर्ट्स में कत्ल गारत होती है, क्यों होती है? जब एक आदमी गरीब को ये पता लग जाए कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला, अदालत ने मुझे इंसाफ नहीं देना। आप ख्वाजा साद रफीक साहब की तकरीर सुन लें जो उस दिन उन्होंने की कि अगर मैं वजीर दाखिला होता तो मैं इनको ऐसा सबक सिखाता कि ये सारी जिंदगी याद रखें। यही बयान शहबाज शरीफ साहब ने हमको खुद पर्सनली दिया, साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और इसी तरह राना सनाउल्ला, ये धमकी आमेज बयान दिए गए और फिर अदालतों की तो बड़े आराम से ये बात कर देते हैं। जो बैरियर्स ये हटाने आए थे वो उन पे हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आज भी फील्ड में है। दे डिस्ट्रॉयड एंड ट्रैम्पल्ड अपॉन दैट ऑर्डर। मुझे सिंपली एक जवाब दे दें कि एक आदमी को अगर जिसकी मां मर गई, जिसकी बहन मर गई, जिसकी बेटी मर गई, वो कितने 100 साल अपने इंसाफ का इंतजार करे? चले ये सवाल मैं आपका पूछूंगा। अदालतें आजाद हैं, ये कहते हैं, बता दें कि अदालतें आजाद, पंजाब में पंजाब एक पिंजरा है। मियां साहब की रैली का इस्तकबाल करेंगे, आपके जो कारकुनान होंगे वो मौजूद होंगे क्या जीटी रोड पे? ये वक्त बताएगा। बात ये है कि क्या वो 40 एक हाकिम वक्त ये हदीस पढ़ रहे जनरल साहब, हजरत उमर ने नहीं कहा था कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा रह गया तो मैं जिम्मेदार हूंगा? बिल्कुल कहा था सर, बिल्कुल कहा था। 14 लाशों का कौन जिम्मेदार है? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जवाब देना चाहिए?
दुरुस्त फरमा रहे हैं सर आप, आपका ये तो सवाल आ हाकिम गया। वक्त को अगर जवाब देना चाहिए तो कब देंगे? चले बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, बाकर नजफी रिपोर्ट अगर आम कर दी जाए, पब्लिश कर दी जाए, आवाम के सामने आ जाए, आप हम सब पढ़ लें, तो मेरा ख्याल है जो उंगलियां उठ भी रही हैं शकों को शुबहात की बुनियाद पे, वो खत्म हो जाएगी ना, वो शक खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं आ रही सर बाकर नजफी रिपोर्ट? देखिए बात यह है, पहली चीज़ जो जनरल क़य्यूम ने कही वो एक असूल के तौर पे हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये वक्त नफ़रतें पैदा करने का नहीं है। जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस आज हैं हमारे दर पे, उनको सामने रखते हुए हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। लेकिन दूसरी तरफ इन चीज़ों की जिम्मेदारी हुकूमत पे भी है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि जज्बात भड़के। माशरे किसी का भी कायम रहना इंसाफ के ऊपर मबनी, जालिम जुल्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मजलूम को ये पता हो कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा तो फिर वो इत्मीनान से रहता है, वो वायलेंस की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ एक सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। 14 लोग जो मारे गए जिनका कादरी साहब जिक्र करते हैं, उसकी एक FIR दर्ज कराने के लिए 72-76 दिन का धरना करना पड़ा। ये वो बुनियादी हक है इंसान का जिसके लिए सिर्फ आपने अपने घर से उठ के थाने तक जाना है और FIR दर्ज हो जानी है, लेकिन उसके लिए हजारों लोगों को 72-73 दिन का धरना करना पड़ा। क्या ये तरीका वाजिब है? ये दुरुस्त है? बात होना चाहिए ऐसे? अगर इस मुल्क में इंसाफ है तो क्या फिर ये जलीलो ख्वार होने की जरूरत थी कि आप एक लॉन्ग मार्च करें और फिर इतने दिन का धरना करें तो फिर आपकी FIR दर्ज होगी और फिर भी कह दिया कि जी साजिश है ये? तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि इंसाफ का हसूल कितना मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि ये 14 लोग हमारे बहन भाई थे, पाकिस्तानी थे, इनके खून का हिसाब किसी ने तो देना है। वो पुलिस है, कोई भी है, वो तो मुल्क से भाग गए। तो जो नजवी साहब की रिपोर्ट सामने भी आ जाए, पहले तो वो आएगी नहीं कभी, क्योंकि उसमें उन्होंने जिन लोगों के ऊपर उन्होंने उंगली रखी है या जिनके ऊपर वो उन्होंने इल्ज़ाम रखा है उसमें वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं। फकत JIT रिपोर्ट सामने आनी थी, फिर तो ऐसी रिपोर्टें भी तो सामने आए ना। एक बात की रिपोर्ट आई जो मदावा कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें आपने वो बाकी चीजें वॉश में, ठीक है। इन हालात में जो असल लोग थे जिनको पता था कि हम इसमें मुलव्वस हैं, उनमें से कई बाहर चले गए। अब इंसाफ आप किसको देंगे, तो कैसे देंगे? तो मैं अब शैला साहब से पूछ लूं, आगे वो केस जब चलता ही नहीं जी, तो कोई वक्त आएगा कि ये लोग उठ के तो फिर शैला की तरफ जाएंगे। शैला साहब, फिर इंसाफ मांगने का तरीका, मैं कह दूं कि मेरी राय ये है कि हमें इस स्टेज के ऊपर उनको इंसाफ दिलाने की तरफ जाना चाहिए ताकि वायलेंस ना हो, लोग फ्रस्ट्रेटेड ना हो और सड़कों पे ना आए। आई थिंक जनरल साहब शायद इस बात से एग्री जरूर करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा। शैला साहब, ये जो तरीका अब जिस क्या कह लें, दिस इज द फाइनल रिजॉर्ट जिस पे अब खुरम गंडापुर साहब या पाकिस्तान अवामी तहरीक पहुंच गए हैं कि इंसाफ उनको चूंकि नहीं मिल रहा तो अब वो इस अमर को करने में मजबूर है। आप एग्री करती है दिस इज द राइट वे अगर इंसाफ ना मिले तो? मैं थोड़ी सी अपनी बात भी कर लूं और फिर इस वे पर भी बात करेंगे। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बहुत जुल्म हुआ और इत्तफाक ये है कि मुझे हमेशा ये इसलिए याद रहेगा कि उस रात मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं जागी हुई थी और मैं लाइव देखती रही सुबह तक और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मुझे क्या पता कि बाकर नजफी की रिपोर्ट में क्या है, मुझे ये तो पता है ना कि मैं सामने गुल्लू भट्ट को देख रही हूँ, उन पे भी कोई बात की जाती है, अदालतों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्यों है 24-25 लाख मुकदमे अभी तक पेंडिंग में? क्यों अदालतों के चीफ जस्टिसेस जो हैं जब रिटायर होते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के बाद नवाज शरीफ का एहसानमंद हूँ? क्यों नैब का जो केस है वो पंजाब हाई कोर्ट में बंद हो जाता है और फिर अब दोबारा खुलने की बात हो रही है? तो अदालतों के भी कुछ काम हैं। अगर कोई गलत हुक्मरान बैठे हुए हैं जो कभी स्टूडेंट को पकड़ते हैं, कभी डिक्टेटर के पैदा करने के बाद वो लीडर बनते हैं और साजिशों में शरीक रहते हैं, तो अदालतों के भी कुछ काम हैं। अब तो अदालतें बहुत अच्छा नुक्ता शैला साहब आपने उठाया। दूसरी बात मुझे एक और कहनी है। दूसरी बात मुझे एक और कहनी है। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं, वो लोगों से मिलना चाहते हैं, ये उनका राइट है।
जो वो बयानिया अपनाया गया है उसका मुझे अफसोस है। लेकिन जो एक और बात है वो ये है कि जनाब अलामा साहब, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपका केस अदालत में है। बिल्कुल ठीक। मुझे I'm really sorry, I have to cut you here, मुझे नहीं ब्रेक पे जाना है। आपको उसमें हर्डल नहीं करना होगा। बिल्कुल, जो आप मौक़िफ़ बयान कर रही हैं, साहब ने भी कुछ ऐसी बात की थी, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा नाज़रीन। और हमारे पास दो साबिक फौजी हमारे पास आज मौजूद हैं। तो जो मियां साहब के बयानिए में एक ये आंसर नजर आता है कि मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है उसकी तैयारी GHQ में की गई थी और बाद में एग्जीक्यूट हुई है किसी और इदारे के जरिए, उस पर भी बात करेंगे। देखना यह है कि उनका क्या मौक़िफ़ होगा ब्रेक के बाद। Ever gotten anxious about something? तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे। GHQ से मिलते हैं शेख रशीद साहब ने कुछ इससे मिलती जुलती बात की है, जरा सुन लीजिए फिर इस पर बात करते हैं। ये निकल रहे हैं अदलिया के खिलाफ, ये निकल रहे हैं फौज के खिलाफ, ये चाहते हैं पाक फौज पंजाब पुलिस बन जाए, ये चाहते हैं अदलिया नजरिया जरूरत बन जाए और हमें नैब के केसेस में ना बुलाए, हमसे ना पूछे। नवाज शरीफ फौज से रास्ता मांग रहा है कि मेरे रेफरेंस ट्रायल ना हो। अगर GT रोड पे कोई हादसा पेश आया, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अगर कोई गरीब का बेटा मारा गया तो तुम्हारे पर यह भी FIR कटेगी कि तुमने लोगों को यहां लाए थे। जनरल कयूम साहब, सर मियां साहब के तकवीत इस वजह से मिलती है सोच पर कि मियां साहब ने कल परसों की बात है, उन्होंने कहा था जब पूछा गया साजिश का किसने की साजिश, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने अकबर बुगटी को मारा था। अब वो किसी से झकी छुपी बात नहीं है, वो उसके पीछे कौन था क्या था। आप भी उस इदारे से सर मुंसलिक रहे हैं और आपने जिंदगी दी है उसको। मियां साहब को इस बार भी उसी इदारे से साजिश की बू क्यों आ रही है? देखें, एक बात मैं पहले करना चाहता हूँ, ये जो हमारी मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट है, देखिए वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंतहाई अंदोनाक वाक़या था। आई क्वाइट एग्री, गुंडापुर साहब ने भी जो कहा, और उसकी ज़रूर जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुई, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो औरतें मरी हैं वो मेरी माँ या बहन भी हो सकती थी या आपकी हो सकती थी, सो दैट इज़ देयर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुल्क के अंदर 3 आपके पिलर्स हैं ना, एक मुकन्ना है, एक अदलिया है और एक इंतज़ामिया है। हमारा इल्ज़ाम है इंतज़ामिया पे कि इन्होंने मिस हैंडल किया या यूज़ फोर्स गलत की या किसने कहा। मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू देखे इस बात के ऊपर कि ये कितना दुख की बात है और ये कैसे हुआ, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करना है। ये जो अदलिया हमारे पास मौजूद है और ऐसी पोटेंट अदलिया है जिसने प्राइम मिनिस्टर को भी डी-सीट किया है, तो हमारा अदल का निज़ाम तो मुझे सुगो मोटो एक्शन भी हो सकता है। तो देयरफॉर आई थिंक कि इसको परसू करना चाहिए इस लाइन को। और आगे जज ने रिपोर्ट तो बनाकर दे दी ना, आप उस रिपोर्ट को कम से कम अदालतें आपकी खुली हुई हैं, आप अदालतों के अंदर इसको परसू करें और ज़रूर इसको परसू करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन ये इस बात का काज नहीं बन जाना चाहिए कि चूंकि इसके ऊपर आगे केस नहीं चल रहा इसलिए हम लोगों की बोटी बोटी कर देंगे या हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, इससे और कत्लो गारत होगी और मरेंगे हमारे भाई बहन ही पाकिस्तानी। तो हम क्यों सिविल वार की सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हैं? हमें उसी लाइन के ऊपर जाना चाहिए। पार्लियामेंट में भी प्रेशर हो, अदल के निज़ाम को भी हम पूरा ट्राई करें और उनको कहें कि जी आप इसके ऊपर इंसाफ करें और इसको आगे चलाने की बात। अभी दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें मेरा ये ईमान है कि मुल्क के अंदर आपकी जो स्टेट है ना, जो एक नक्शा नज़र आता है पाकिस्तान का, ये एक बड़ी, कोई भी स्टेट हो वो बड़ी फ्रेजाइल होती है। उसकी जो ताकत का दारो मदार उसके अदारों में, और अदारों में सबसे इम्पॉर्टेंट अदल है, आपकी पार्लियामेंट है, आपका मीडिया है, आपकी आर्म फोर्सेस हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है।
ये मजबूत होंगे जिसको डीप स्टेट कहते हैं, तो आपके अदारे मजबूत होंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी हम ये नहीं कहते, और हमारी ये दुश्मन की ख्वाहिश है कि हम ब्लेम लगाएं अदलिया पे या अपनी अफवाज पाकिस्तान पे। मैं ये नहीं समझता कि ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी ये कहता है कि नहीं ये इसमें फौज इन्वॉल्व है या अदलिया इन्वॉल्व है, कोई भी क्या सर, देखिए उन्होंने अगर ये कहा कि कोई जो ताकतें उसके पीछे थी वो थी, उसकी एक्सप्लेनेशन जो आपने पहले गुफ्तगू की, गंडापुर साहब से उसका जवाब ले लें। लेकिन साथ जो शेख रशीद कह रहे हैं ना, मुझे दुख की बात है कि ये इनकी ज़हनी इख्तराएं हैं, ये कि ये मुकाबला करेंगे। अभी आप देखें, आप अदारों को पिच कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आप पब्लिक को क्यों मिसलीड कर रहे हैं कि ये अदलिया से रास्ता मांग रहे हैं? ये वो तो अपना परसू कर रहे हैं। अदलिया ने एक फैसला दिया, वो अलग हो गए। अभी उसके केसेस ये नुक्ता बड़ा अहम नुक्ता सर आपने उठा दिया। गंडापुर साहब, सर एक्नॉलेज करते हुए, जनरल साहब ने एक्नॉलेज करते हुए कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, बहुत गलत हुआ, लेकिन अगेन उनकी और उनके बाकी कुलीग्स की यही दलील है कि आप गलत तरीका अपना रहे हैं इंसाफ मांगने का। मैं आपसे 10 सवाल पूछता जाऊंगा, जो भी जवाब देना चाहें दे लें। अच्छा सर। दोहरा मयार, अगर आयशा गुलालई पे इल्जाम लगता है तो घंटों के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है। वही जब पीटीआई की खातून को गालियां दी जाती हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ से तो कुछ भी नहीं होता। अगर आयशा अहद पुलिस के पास जाती है तो कुछ नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब आंसू तो बहाते हैं मगरमच्छ वाले। पूरी पंजाब हुकूमत में एक इंसान को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि वो आकर मिनहाजुल कुरान में 2 हाथ अल्लाह के हुजूर दुआ के उठा लेता मॉडल टाउन के शोहदा के लिए। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मुझे कोई पाकिस्तानी दे दे कि कोई दुश्मन का अगर आदमी मर जाता है, हमसाया मर जाता है, इंसान जाके हाथ उठाता है। ये तो मॉडल टाउन में पूरा खानदान रहता है। इन बदनसीबों को ये नहीं नसीब हुआ कि आके जनाजे में शिरकत कर लेते। एक क्या कहते हैं, मैन होल में कोई बच्चा गिर जाता है तो सुओ मोटो हो जाता है। बात ये है अदालतों की, जहां ये बात करते हैं अदालतों पे प्रेशर है इनका। ये तो अदालत से नाअहल हुए हैं गंडापुर साहब। मैं मिसाल देता हूं, अदालत का कैसे प्रेशर हो सकता है? 3 एसपी मिसाल देता हूं। जो गुल्लू भट्ट को गले लगा रहा था वो एसपी तारिक अजीज मौजूद है, उसके खिलाफ क्या एक्शन है? जो एसपी इदारे के बाहर खड़ा होकर कह रहा था कि इदारे को टेक ओवर कर ले, ये तो चीफ मिनिस्टर कहता है बैरियर हटाने आए थे। एक एसपी बाहर खड़ा होकर कहता है इनको पत्थर मत मारो, इनको गोलियां मारो। ये तीनों वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कमर्शियल चैनल्स की, ये मेरे बाप ने नहीं रिकॉर्डिंग की। चले आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आज तक बाहर है साहब, आपका पॉइंट आ गया। वक्त मेरे पास तो आपका पॉइंट आ गया, वक्त मेरे पास बहुत कम है इस इंसाफ का। मैं एक मुख्तसर सा वक्फा ले लूं सर। जो आपने गुफ्तगू की शाला साहब और जनरल साहब क्या कहते हैं उस पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ।
नसीम जहरा @8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में
मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती दर्ज होती रही। फिर नजवी साहब की रिपोर्ट आई, उसको दफन कर दिया और एक और JIT बैठा दी, फिर उससे कुछ क्लीन चिट ले ली, लोग बाहर भगा दिए। वो जो उस ज़माने में चीफ सेक्रेटरी था वो बाहर चला गया, जो मेरा ख्याल SSP था वो निकल गया मुल्क से। तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहीं हुकूमत का कुछ कनाइवेंस है उसमें पीछे हैं कि ये केस को किसी न किसी तरह हमने ख़त्म करना है, बिगाड़ करना है। अब इस पे अगली बहस, अब ये जो चीज़ है ये मैं मतलब अगर आप मुझे कोई कहे सबूत, तो सबूत वैसे तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो जैसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसकी बात कह रहे थे, वाज़ेह तौर पे एक शख्स का ट्रिगर पे हाथ है, बंदूक उसके हाथ में निकल गए, वो लोग मौजूद नहीं है, तो उससे आदमी की शिकायत तो करेगा, जो मजलूम है वो शिकायत। थोड़ा सा इस पे आगे, क्योंकि अब हम क्विकली बढ़ेंगे चीज़ों के आगे। ये यहाँ तक तो ठीक है, इस पे बहुत बहस हो चुकी, कसूर किसका नहीं। अब टाइमिंग देखें आप कि मियाँ साहब इधर ही इज गोइंग टू हिट GT रोड, वो वहाँ से आ रहे होंगे, कादरी साहब पहुँच चुके हैं अपनी तरीके के साथ को बढ़ाने के लिए, या वो माल रोड पे बैठ जाएंगे या वो GT रोड पे सफर करेंगे। तो सर ये फिर क्या देखते हैं आप? उन्होंने धमकी भी दे दी है, तो वाज़ेह तौर पे तंबीह थी या धमकी जो ये सूरत हाल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि दोनों पार्टीज को दोनों को ही नहीं करना चाहिए ये काम। अच्छा, दोनों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक को भी तकलीफ होगी, ट्रैफिक भी रुकेगा, GT रोड पे भी बड़ा ट्रैफिक होता है, उनको भी ज़लील व ख़ार करवाएंगे ये लोग। खुद एक मैसेज भी आएगा अदालतों को भी कि जी आप हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, और अगर कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो जाता है तो वो भी बुरा होगा। इसी तरह कादरी साहब का भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। वो अगर माल रोड पे ये किसी जगह धरना दे देते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं, दुनिया ख्वार होगी इस गर्मी और इस हबस में। इसी तरह अगर कोई धमाका हो जाए, कुछ खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो जाए, लोग मारे जाते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। सो ये सारी चीज़ें दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि ये वो वक्त नहीं है, और अगर इसमें कोई पार्टी पीछे हटती है या दोनों भी पीछे हटती हैं, तो इसको अना या इज्जत का मसला नहीं समझना चाहिए, इसको मुल्क के मबदतर मुफाद का मसला समझना चाहिए कि भाई आजकल के दौर में जो हालात हैं उनको ज़हन में रखते हुए हमें ये काम नहीं करना। मैं शाला साहब आपकी तरफ आता हूं मैम, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को कुछ दिखाना चाहता हूं, और बल्कि जनरल कयूम साहब की इजाजत से ही सर, नवाज शरीफ साहब पे तनकीद ये की जाती है कि जब वो इन तमाम चीज़ों का हिस्सा रहते थे, मुख्तलिफ मौक़ों पर यह चीज़ साबित भी हुई। हामिद मीर साहब की अपनी स्टेटमेंट में जब उनको बुलाया गया तब तो शिकायत नहीं करते थे, लेकिन जब वही चीज़ उनके खिलाफ हो जाती थी तो भरपूर शिकायत करते थे। प्रेसिडेंट लगानी साहब के हवाले से नवाज शरीफ साहब का ऐसे ही कुछ 2 क्लिप्स है जो हमने निकाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। ज़रा देख लें कि जब वो उनके हक में थे तब कैसी ज़बान थी मियाँ साहब की उनके बारे में, जब मुखालफत में तब क्या लहजा था, ज़रा देखिए। के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब के ऊपर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है, और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बतौर किसी खाते में नहीं आया था। और जनरल जियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, इजाजुल हक सुरखरू होके रहेगा, इंशाअल्लाह फिक्र मत करो, हम अल्लाह के फजल से आपसे 4 कदम आगे चलेंगे, आप हमारे बस पीछे पीछे चलो तो काम बन जाएगा।
किसी तरह से लोगों के खिलाफ लोगों के अंदर एक उस फैसले के खिलाफ सख्त रिएक्शन हुआ था जो गुलाम इसाक खान ने हमारे खिलाफ किया था। लेकिन ये जो अब फैसला हुआ है बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करने का, उसमें लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया है। और फिर मैं जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था, मैंने उनको कहा था प्रेसिडेंट साहब ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं थी, ये पूरी कौम की डिमांड थी। और ये दिन बेनजीर भुट्टो साहब ने खुद इन्वाइट किया था। अगर वो हमारी बातें सुनती, हमारी बातों में तवज्जो देती, तो ये दिन उनको ना देखना पड़ता। जी हाँ नाज़रीन, अगेन अपने मेहमानों से माजरत के साथ उनको इंतजार करना पड़ा। जब फैसला मुखालफत में था तो वो सदर जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे, लेकिन जब फैसला हक में आया तो फिर सदर लगारी साहब, प्रेसिडेंट लगारी साहब, शैला साहिबा, अब वही टाइम है कि मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आया है। मियाँ साहब का गुस्सा अपनी जगह पे बजा है क्योंकि वो एक मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट में आए थे, उनको आउस्ट किया गया है एक फैसले के जरिए जिसके बारे में कहा जा रहा है वो फैसला, वो केस बजाते खुद बहुत कमजोर केस था। लेकिन क्या अभी भी आप समझते हैं कि मियाँ साहब का जीटी रोड से आना और उससे पहले एक नैरेटिव बिल्ड करना यही इसी तरह की माजी की झलकियों का हिस्सा है? देखिए, जो आपने क्लिप दिखाया है और आज मियां नवाज शरीफ का एक बयान चल रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी को गलत हटाया गया, जी वो भी है। तो ये मैसेज है उन कुव्वतों के लिए जो ट्रू सियासतदानों को मार कर अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ और इस तरह के लोगों को सियासतदान बनाते हैं। तो नवाज शरीफ को सबसे बड़ा सदमा ही ये है कि वो जिनके साथ मिलकर अपने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर जो कुछ करते रहे, आज वो उनके पीछे नजर नहीं है। लेकिन वो कहते हैं मेरी माजी की गलती थी। मियां साहब ने एक्सेप्ट किया इस बात को, मेरी माजी की गलती थी। अब ये इस सोच में तब्दीली आ चुकी है। देखिए, टिश्यू पेपर को एक हद तक इस्तेमाल किया जा, तो वो मेरा ये कहना है कि वो टिश्यू पेपर थे। अच्छा। लेकिन अब जो मसला है इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना, तो उनका नाम पैनेमा में हम डलवा के आए। ठीक है, चले ऐसा तो नहीं है ना। एक वक्फा ले लेते हैं। हमने ये कहा था, एक मिनट, तो जी मैं जब बात मुख्तलिफ प्लीज कर ले। देखिए, हमने ये कहा था कि एहतसाब बिल जो है, क्योंकि 1956 का बिल जो है वो एक्ट इस काबिल नहीं है, टूथलेस है। अदलिया ने भी कहा एहतसाब बिल आप बनने दें, आप भी गुजर जाएंगे, बाकी लोग भी गुजर जाएंगे। लेकिन इन्होंने नहीं मानी और सियासतदानों का स्टेटस ये कर दिया कि ग्रेड 19 के ऑफिसर्स ने बैठ के इनके खिलाफ काम किया। और इनकी वजह से अब ये होगा कि नैब में भी अदलिया इनको मॉनिटर करेगी। तो अगर आप मान लिया करें कभी सियासतदानों की बात, तो मालूम है कि आप 2/3 मेजॉरिटी के सियासतदान बना दिए गए हैं, लेकिन आप खसारे में नहीं रहेंगे। बन गए ना, बना दिए गए तो आपने बड़ा खतरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अवाम के वोटों से बने। बहुत मैं यहाँ पे वक्फा ले लूँ, एक वक्फे के बाद जब वापस आऊंगा तो जलन साहब आपके पास पूरा टाइम होगा, उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो मैंने पहले भी गुफ्तगू की। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जो में से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की कहा था कि बल्कि आज भी उन्होंने इस बात को रिट्वीट किया कि यहाँ पर आमिर का एहतसाब को नहीं करता। आमिर का एहतसाब कौन करेगा? मैं आपको मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरे शो में आए थे, उनसे यही बात हमने पूछी कि क्या हामिद मीर साहब का ये दावा कि मुशर्रफ को बाहर भिजवाने में आपका मशवरा शामिल था और फिर मियाँ साहब इस पर राजी हो गए, उन्होंने इस पर क्या क्या जवाब दिया, क्या कहा था, वो जरा सुन लें। मैं फिर जनरल अब्दुल कयूम साहब से इसका जवाब लूंगा। सुनिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह भी शामिल थे मशवरा देने में कि मुशर्रफ को ट्रायल के बगैर भिजवाया जाए। वैसे जरा इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं, मैं रिस्पॉन्ड इस पर मैं डिटेल में नहीं कर सकता, लेकिन मैं हामिद मीर की बात को झुटला नहीं रहा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, हाँ,
हामिद मीर साहब की बात को झुटला नहीं रहा। हामिद मीर साहब ने यह कहा था कि मुशाहिदुल्लाह शामिल थे उन लोगों ने जिन्होंने मशवरा दिया कि आप जनरल मुशर्रफ को बाहर भेज। सर फिर आमिर का एहतसाब जनरल कयूम साहब फिर कैसे होगा सर, जब आपको ऑप्शन दिया गया था, कोर्ट ने कहा था कि उनका नाम ECL से बाहर निकालना या ना निकालना वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है, और जब आपने कर दिया, उनको बाहर भेज दिया, तो सर अब शिकायत क्यों है? देखिए, एक तो मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये जो क्लिप्स आपने दिखाए मियाँ साहब ने क्या कहा, लगानी साहब का, ये वो मैं ये समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सियासतदान भी बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सी चीज़ों को वो मानते हैं कि हमने गलतियाँ की हैं। और अभी जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी की बात आप ही की मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा, तो इसलिए आई थिंक के जो सोच समझ के बात करनी चाहिए किसी स्टेज के ऊपर भी हो, क्योंकि आपको उसके साथ स्टैंड बाई करना होता है ओवर ए पीरियड। और जो स्टेट्समैन हैं वो असूलों के ऊपर और प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आगे चलते हैं। और बड़े गिलानी साहब वाला भी उनको अफसोस अब हो रहा है कि वो गलत था तब जो, लेकिन मैं किसी एक एग्जांपल नहीं दे, मैं सिर्फ जनरलाइज्ड बात ये करना चाहता हूँ कि हमें बड़ी सोच समझ आगे चलना चाहिए। और ये वो आप देखें कि एक वक्त था कि फॉर एग्जांपल ताहिरुल कादरी साहब जो थे वो मियाँ साहबान के बहुत ही करीब थे, यानी फैमिली के मेंबर थे घर पे, उनको पता था मियाँ साहबान क्या है और मियाँ साहबान को उनका पता था। तो आज एक डिफरेंस हो रहा है, इनको शायद अपनी शिकायत हैं, जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, मियाँ साहबान को अपनी होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात बदलते हैं और लोग, हमने एक मिसाक जमहूरियत किया पीपल पार्टी के साथ, उसमें इकट्ठे भी हुए, जरदारी साहब को इनवाइट किया मियाँ साहब ने, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर थोड़े वक्फे फिर बाकायदा, तो मेरे ख्याल में इस तरह ये लोग सीखते हैं अब ग्रेजुअली। बट बात वही है कि आप अगर प्रिंसिपल्स पे रहें तो आप कभी कंप्रोमाइज वो नहीं करते। दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि जो अदालत से अब क्या शिकायत, जब आपने खुद भेज दिया? नहीं, कोई शिकायत नहीं, मैं देखें कोई शिकायत नहीं है। बात ये है ना किसी अदारे से कोई शिकायत है ना अदालत से कोई शिकायत है, लेकिन जिनके खिलाफ फैसला होता है उनके लीगल राइट्स हैं, वो अदालत के फैसले को मेनून कबूल करके अपनी वजारत को छोड़ के तो हट गए, लेकिन उनके तहफुजात अपनी जगह अगर हैं तो उसका इजहार तो हर कोई कर सकता है। आज आपने जस्टिस मुनीर का नजरिए जरूरत को हर को, वही अदलिया का ही फैसला था ना, आपने जस्टिस इरशाद के फैसले जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब को 3 साल ही नहीं दिए बल्कि आइन को तब्दील करने की भी इजाजत दे दी, तो फैसला तो लोगों ने उस वक्त मंजूर किया, लेकिन आज भी हम लेके कहते हैं। तो इसलिए फैसलों के ऊपर डिस्कशन होगी, कई फैसले रेफरेंस बन जाते हैं। मैं इसी नुक्ते पे खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क्स भी सर आप दे दें, और जो जनरल साहब ने बातें की हैं अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। मैं